आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर एक, ये फ्री है। नंबर दो, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर तीन, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए रविन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास गोरा के 52वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। परेश बाबू ने कहा, विनय, तुम एक संकट से ललिता का उद्धार करने के लिए ऐसा दुस्साहसिक काम करो, ये मैं नहीं चाहता। समाज की आलोचना का विशेष मूल्य नहीं है। आज जिस विषय पर तरह तरह की गप्पें उड़ रही हैं, 2 दिन के बाद वो किसी को याद भी न रहेगा। ललिता के प्रति कर्तव्य पालन ही के लिए विनय कटिबद्ध होकर आया था, और इस विषय में उसे कुछ भी संदेह न था। वो जानता था कि इस विवाह से समाज में विरोध उपस्थित होगा, और इससे भी बढ़कर उसे ये भय था कि गोरा बहुत क्रोध करेगा। किंतु केवल कर्तव्य बुद्धि की दुहाई देकर इन सब अप्रिय कल्पनाओं को उसने मन से हटा दिया था। ऐसी अवस्था में परेश बाबू ने जब एकाएक उसकी कर्तव्य बुद्धि पर असम्मति प्रकट की, तब विनय ने उसे किसी तरह काटना न चाहा। उसने कहा, मैं आपके स्नेह ऋण को कभी चुका न सकूंगा। मेरे कारण यदि आपके घर में 2 दिन के लिए भी कोई तनिक सी अशांति हो, तो वो मैं कभी नहीं सह सकता। परेश बाबू, विनय, तुम मेरे कहने का आशय ठीक ठीक नहीं समझते। मेरे ऊपर जो तुम्हारी श्रद्धा है, उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। किंतु उस श्रद्धा को श्रोधार्य करके कर्तव्य पालन के अभिप्राय से जो तुम मेरी कन्या से ब्याह करने को प्रस्तुत हुए हो, ये मेरी कन्या के लिए गौरव की बात नहीं। इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि कोई ऐसा भारी संकट नहीं जिसके लिए तुम्हें कुछ त्याग स्वीकार करने की आवश्यकता हो। जो हो, विनय को कर्तव्य के हाथ से छुटकारा मिला, किंतु पिंजरे का द्वार खुला पाने से पक्षी जैसे झटपट उड़ जाता है, वैसे विनय का मन निष्कृत के खुले मार्ग पर दौड़ न सका। कर्तव्य बुद्धि को उपलक्ष्य करके वो बहुत दिनों से संयम के बंधन को आवश्यक समझ उसे तोड़ बैठा है। जहां उसका मन डरकर एक पग आगे बढ़ता और फिर अपराधी की भांति पीछे हट आता था, वहां अब वो निर्भय हो डेरा डाल बैठा है। अब उसको वहां से लौटना कठिन है। जो कर्तव्य बुद्धि उसे घसीट कर यहां तक ले आई है, वो कह रही है कि अब जरूरत नहीं, चलो, यहां से लौट चलो। मन कहता है, नहीं, तुमको जरूरत नहीं है तो तुम लौट जाओ, मैं यहीं रहूंगा। परेश बाबू ने जब कोई भाव छिपा रखने का अवसर न दिया, तब विनय ने कहा, आप ऐसा न समझें कि मैं किसी कर्तव्य के अनुरोध से ये कष्ट स्वीकार करना चाहता हूं। यदि आप सम्मति दें तो मेरे लिए इससे बढ़कर और सौभाग्य क्या हो सकता है। केवल मुझे भय है पीछे। सत्यप्रिय परेश बाबू ने संकोच रहित होकर कहा, तुम जिस बात का भय करते हो उसकी कोई बुनियाद नहीं। मैंने सुचरिता से सुना है, ललिता का मन तुमसे विमुख नहीं है। विनय के मन में एक आनंद की विद्युत चमक गई। ललिता के मन की एक गूढ़ बात सुचरिता से प्रकट हुई है। कब, कैसे प्रकट हुई? दोनों सखियों में इस तरह के गुप्त भाषण होने का रहस्यमय सुख विनय के हृदय में तीव्र आघात पहुंचाने लगा। विनय ने कहा, यदि आप मुझे योग्य समझते हैं तो इससे बढ़कर मेरे लिए आनंद की बात और क्या हो सकती है। परेश बाबू, तुम जरा ठहरो, मैं ऊपर हुआ। वे बरदा सुंदरी से सलाह लेने गए। बरदा सुंदरी ने कहा, विनय को ब्राह्म धर्म की दीक्षा लेनी होगी। परेश बाबू, हाँ, वो तो लेनी ही होगी। बरदा सुंदरी, ये पहले ही ठीक हो जाना चाहिए। विनय को यहीं बुलाओ ना। ऊपर आने पर विनय से बरदा सुंदरी ने कहा, तो दीक्षा का दिन निश्चित हो जाए। विनय ने कहा, दीक्षा की क्या आवश्यकता है? बरदा सुंदरी, आवश्यकता नहीं है, ये क्या कहते हो? दीक्षा ग्रहण किए बिना ब्राह्म समाज में तुम्हारा ब्याह कैसे होगा?
विनय कुछ न बोला, सिर नीचा करके बैठा रहा। विनय हमारे घर में विवाह करने को राजी हुआ है, ये सुनकर परेश बाबू ने समझ लिया था कि वो दीक्षा ग्रहण करके ही ब्राह्म समाज में प्रवेश करेगा। विनय ने कहा, ब्राह्म समाज के धार्मिक मत पर तो मेरी श्रद्धा है और अब तक मेरा व्यवहार भी उसके विरुद्ध नहीं हुआ है, तो फिर विशेष भाव से दीक्षा लेने की जरूरत क्या? बरदा सुंदरी ने कहा, यदि मत मिलता है तो दीक्षा लेने में ही क्या क्षति है? विनय ने कहा, मैं एकदम हिंदू समाज को छोड़ दूं, ये मुझसे ना हो सकेगा। बरदा सुंदरी ने कहा, तो इस बात की आलोचना करना ही आपके लिए अनुचित हुआ है। क्या आप हम लोगों का उपकार करने ही के लिए दया करके मेरी कन्या के साथ ब्याह करने को राजी हुए हैं? विनय को इस बात की बड़ी चोट लगी। उसने देखा उसका प्रस्ताव सचमुच इन लोगों के लिए अपमानजनक हो उठा है। सिविल मैरिज का आईन पास हुए प्रायः 1 वर्ष हुआ था। उस समय गोरा और विनय ने समाचार पत्रों में इस कानून के विरुद्ध तीव्र समालोचना की थी। आज उस सिविल विवाह को स्वीकार कर विनय अपने को हिंदू न माने, ये बड़ी मुश्किल बात है। विनय हिंदू समाज में रहकर ललिता से ब्याह करे, ये बात परेश बाबू की आत्मा ने स्वीकार न की। लंबी सांस लेकर विनय उठ खड़ा हुआ और परेश बाबू तथा बरदा सुंदरी को प्रणाम करके कहा, मुझे माफ कीजिए, मैं अब इस बात को बढ़ाकर अपराधी बनना नहीं चाहता। ये कहकर वो घर से चला गया। सीढ़ी के पास आकर उसने देखा, सामने बरामदे के एक कोने में छोटा डेस्क लेकर ललिता अकेली बैठी चिट्ठी लिख रही है। पैरों की आहट सुनते ही ललिता ने आंख उठाकर विनय के मुंह की ओर देखा। उसकी क्षणिक दृष्टि ने विनय के चित्त को चंचल कर दिया। विनय के साथ ललिता का कुछ नया परिचय नहीं है। कई बार उसने उसके मुंह की ओर देखा है, किंतु आज उसकी दृष्टि में कुछ और ही रहस्य भरा है। ललिता के मन की जो बात सुचरिता जान गई है, वो आज ललिता के करुणा भरे नेत्रों में उमड़कर सजल मेघ की भांति विनय को दिखाई दी। विनय की भी उस ओर टकटकी बंध गई। वो बड़े कष्ट से अपने मन की गति को रोककर ललिता से कुछ संभाषण किए बिना सीढ़ी से उतरकर चला गया। अभी आप सुन रहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास गोरा के 52वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।